वेलकम टू अवर दर्शन क्लासेस। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है मैटर इन अवर सराउंडिंग के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा मैटर है, पदार्थ का बना हुआ है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ध्यान से देखना यहाँ पे। पहले बात हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर पहले जान लेते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अगर कोई चीज यहाँ पे स्पेस लेती है और उसमें कुछ ना कुछ वेट है तो वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, मैटर में आता है। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन कौन सा हमारा जो है पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर और आलमंड हमारा क्या है, मैटर। क्योंकि चेयर क्या है हमारा, एक तो उसमें वेट भी होता है और वो स्पेस भी लेता है। सेम हमारा कंडीशन आलमंड में भी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है। कोल्ड ड्रिंक हमारा किस में है, लिक्विड स्टेट में, तो ये भी हमारा मैटर में आ गया। एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम किस में आता है, गैसेस स्टेट में आ जाता है। और एयर भी हमारा क्या है, गैसेस स्टेट में। तो ये सब हमारे क्या है, मैटर है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा लव। ये हमारी फीलिंग्स है, तो ये भी नहीं होगा। हेट भी हमारी फीलिंग है। और थॉट जो हम सोचते हैं वो भी हमारी फीलिंग है। और कोल्ड और समर इससे कोई मतलब नहीं होता मैटर का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। इसने बोला जो गर्म खाने की खुशबू है काफ़ी दूर तक जाती है, बट अगर हमें कोल्ड फूड या ठंडे खाने की खुशबू लेनी होती है तो हमें उसके पास जाना होता है। ऐसा क्यों होता है, जान लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसने बोला जो हवा में घुलने की शक्ति है वो कब हो जाती है तेज, जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन भी क्या बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन जो होता है, मिलने की जो शक्ति होती है हवा में, वो होता है हमारा डिफ्यूजन। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूजेस इन एयर। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है। जब कोई खाना गर्म होता है तो काइनेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो उसके मोशन करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत तेज घूमने लगते हैं और वो हवा में इधर उधर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें गर्म खाने की खुशबू जल्दी आती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट फूड पार्टिकल्स इज हाई एज कंपेयर टू कोल्ड फूड पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है किसके ज़्यादा होते हैं, वो हॉट फूड पार्टिकल्स के होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। तो ठंडे खाने में जो मोशन है, जो गैसेस पार्टिकल जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है उसकी कम होती है, जिसकी वजह से हमें उसके पास जाना पड़ता है सूंघने के लिए। सो द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस इवन एट अ डिस्टेंस, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो वेरी क्लोज। तो इसमें यही कहा गया है कि इसलिए हमें वो खाने की खुशबू दूर से आ जाती है, क्योंकि इसमें जो मोशन काइनेटिक पार्टिकल्स है वो काफ़ी तेज मूव करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। बट इसमें कोल्ड फूड में क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता, हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसके काइनेटिक पार्टिकल्स मोशन नहीं करते इतनी तेज, जितनी तेज हमारे कौन करते हैं, हॉट टेम्परेचर वाले करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो यहाँ पे बताया गया है जो डाइवर होता है, जो स्विमर्स हमारे होते हैं, वो पानी के अंदर कैसे चले जाते हैं और वहाँ पे स्विम करते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शाता है वहाँ पे। तो जान लेते हैं इसको। द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये वाला हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हमने लिए थे शुगर पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स, उसको हमने पानी में मिलाया था। तो जब हम देखते हैं पानी का जो लेवल है वो बढ़ता भी नहीं है और वहाँ पे शुगर पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं पूरी तरह से। तो इसका मतलब क्या है, तो वाटर के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, और वहाँ पे वाटर हमारा क्या था, मैटर था। तो यहाँ पे भी ये छोटे छोटे जो है हमारे क्या है, मैटर है। इस पे अगर जो डाइवर यहाँ पे अगर कूदता है यहाँ पे, तो ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाते हैं और यहाँ पे वो इजीली मूव कर पाता है। बट एयर में और ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे तो हम जैसे चल पाते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसमें हम मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हमें बताया गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा था यहाँ पे, इसमें ये बताया कि स्पेस, मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमें विशेषताएं बतानी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स माने होती हैं विशेषताएं। तो जो इसमें है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि बेसिकली 4 होते हैं।
पहले में हमें पूछा गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हमें कैसे पता चले जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो इस पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने यहाँ पे एक बीकर लिया था 50 ml विद वाटर। तो हमने इसमें क्या करा था, एक इंक डाल दी थी ब्लू कलर की। फिर क्या करा हमने, ये वाला जो बीकर लिया था इसमें प्योर वाटर था, इसमें कोई इंक नहीं डाली थी। इसका जो 10 ml सॉल्यूशन था इस बीकर में डाल दिया था और ऐसे हमने रिपीट किया था। इसे हम 5 से 8 बार करेंगे। तो जो लास्ट वाला बीकर है उसका भी कलर जो होगा वो वाटर का कलर नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत क्या होगा, इंक का कलर होगा। जिससे हमें ये पता चल जाए तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल है, मतलब बहुत छोटे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इंक था हमारा, मतलब एक इंक की बूंद में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो लास्ट तक वो चला गया था, यही हमें बताना था। सेकंड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने एक बीकर लिया था और क्या लिया था, सॉल्ट या शुगर ले सकते थे। तो हमने उसे पानी में घोला और उसका जो है लेवल देख लिया था। ये हमने बीकर लिया, हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया और यहाँ पे वाटर था और यहाँ पे हमने देख लिया वाटर का लेवल कितना है। और हमने इसमें शुगर डाला, शुगर डालने के बाद वाटर का लेवल उतना ही रहता है और जो शुगर इसमें जो मिला हुआ था वो क्या होता है, सारा घुल जाता है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर थे उसमें क्या था, स्पेस था। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब इसमें बोला जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या करा, ये टब ले लिया, टब में हमने क्या डाला, जैसे कि हम नॉर्मली घर पर डालते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। हमने उजाला डाला और हमने बिना कुछ करे उसे छोड़ दिया। हमने आधे घंटे बाद देखा जो उजाला का कलर है वो जो पानी के रंग में मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं, अपने आप मूव करने लगते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसलिए वो क्या होता है, वहाँ पे टब का कलर चेंज हो जाता है विदाउट हमें वहाँ पे घोले। ठीक है, विदाउट स्टिर करें वहाँ पे फिर भी कलर चेंज हो गया। जिससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अब लगातार घूमते रहते हैं। लास्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया था, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं अट्रैक्ट मतलब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हमें पता है बिहू डांसर थे, तो वो क्या करते हैं, साथ में अपना हाथ पकड़ के डांस करते थे। तो उनको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जिन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है। और गैस पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसमें काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी की डेफिनेशन देखी है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी के हिसाब से लगाना है, डेंसिटी मतलब मास के हिसाब से भी लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे देखते क्या क्या दे रखा है, हमें एयर दे रखा है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो हमें धुआं निकलता है, हनी दे रखा है, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में, डेंसिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी हमें पता है, जिसका पास पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसका क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, और जिसका दूर दूर होगा तो उसका मास भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एयर क्या होता है, हमारा सबसे हल्का होता है, गैस की फॉर्म में होता है, क्योंकि जो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी दूर दूर होते हैं। फिर सेकंड हमारा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। चिमनीज का जो धुआं होता है थोड़ा हेवी होता है, कंडेंस गैस में होता है, इसलिए थोड़ा भारी है। उससे बाद हमारा होता है कॉटन। कॉटन वाटर से पहले इसलिए आया, कॉटन क्या होता है, हमारा बहुत तेज मूव करता है। वाटर क्या होता है, हमारा विस्कस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको मूव करने में टाइम लगता है। बट कॉटन क्या होता है, उससे फास्ट मूव करता है, इसलिए यहाँ पे कॉटन उससे पहले आया है और वाटर हमारा उसके बाद आया है। वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में था। फिर हम हनी जो होता है हमारा विस्कस फॉर्म में होता है, थिक होता है, जैसे फेविकॉल टाइप का होता है, वैसे हमारा हनी होता है जिसको मूव करने में टाइम लगता है। इसके पार्टिकल्स थोड़े नियर बाई होते हैं लिक्विड के मुकाबले, इसलिए वो वाटर के बाद आया। हनी के बाद हमारा चॉक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके जो इंट्रैक्शन होते हैं काफ़ी पास होते हैं, बट आयरन से ज़्यादा पास नहीं होते। आयरन में क्या होता है, मास ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा आयरन लास्ट में आया है। आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी हैवी भी होते हैं चॉक के मुकाबले, इसलिए हमारा आयरन सबसे लास्ट में आया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नंबर 6 का ए पार्ट है हमारा, टैबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से थे? सॉलिड स्टेट था, लिक्विड स्टेट था और गैस स्टेट था। तो हमें इन्हें टेबल की फॉर्म में बना के इनका डिफरेंस बताना था। तो पहला हमारा सॉलिड स्टेट में क्या लिखा है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो हमें पता है सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या होती है? फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अगर जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है, तो इसका मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, जिस वेसल्स में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। गैसेस स्टेट में क्या होता है? गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही इसकी कोई फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर जितने बड़े कंटेनर में डालेंगे उसका उतना वॉल्यूम ले लेगा, जितने छोटे कंटेनर में इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा इसका कोई ना फिक्स शेप होती है ना ही इसकी कोई वॉल्यूम होती है फिक्स। सॉलिड स्टेट क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। लिक्विड में क्या होता है? कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट, इसको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं। और गैस स्टेट क्या होता है हमारा? हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने लिया था किससे? सिरिंज से लिया था, इंजेक्शन से। हमने क्या करा था? सॉलिड स्टेट में हमने चॉक पाउडर डाल दिया था और हमने उसे प्रेस करा, उसके इंजेक्शन के जो ऊपर का होता है पिस्टन, तो वहाँ पे क्या होता है? वो दबेगा नहीं। बट लिक्विड स्टेट में जो वाटर लिया था वो थोड़ा सा एक्सटेंट होगा, थोड़ा सा जाएगा, और गैस स्टेट में बहुत ज़्यादातर कंप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए गैस स्टेट के हमारा हाईली कंप्रेसिबल है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या बोला गया है। देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। हमें पता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें ज़्यादा स्पेस होता नहीं, इनके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट दे रखा है। और लिक्विड में क्या लिखा है? दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। इस पार्टिकल्स में क्या होता है? सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये फ्लो करता है, इसकी फ्लो की एबिलिटी होती है। और गैसीय स्टेट में क्या होता है? जो उसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? द स्पेस बिटवीन अ गैस पार्टिकल्स इज द ग्रेटेस्ट। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेंशन किया गया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ इंट्रैक्शन है काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हाथ पैर घुमा सकते हैं, बट वहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत फोर्स लगता है लिक्विड स्टेट में। और गैस स्टेट में तो हम चलते ही हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। फिफ्थ है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो इसके फ्लो की एबिलिटी है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड स्टेट में क्या लिखा है? दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली। तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है? मतलब फ्रीली मूव कर पाता है। और गैसियस स्टेट में क्या है हमारा? गैसियस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दूर दूर तक ये मूव कर पाता है। जैसे कि खाने की खुशबू हो गई या हमने अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो खुशबू काफ़ी दूर दूर तक आती है, तो वो हमारे किस में आता है? गैस स्टेट में आता है। परफ्यूम भी हमारा गैस स्टेट में आता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो हमें इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में कुछ लिखना है। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो पहले हमारा क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर। कठोर मतलब हार्ड हो गया। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज नोन एज रिजिडिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि सॉलिड पार्टिकल से अगर हमने टेबल पे उसको हल्का सा प्रेस किया या बहुत मतलब अपना जोर लगाया, तो वो क्या प्रेस हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो कठोर है, तो वो अपनी जो शेप है वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या किस प्रॉपर्टी में आता है? कंप्रेसिबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड और ए सॉलिड ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? कम हो जाती है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है? सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है? वहाँ पे हार्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन से कंप्रेसिबल होंगे हमारे? लिक्विड भी बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसर, वो होता है हमारा गैस, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस करके पास में ला सकते हैं, जैसे कि हमारा एलपीजी गैस में भरा रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लूडिटी। जिसकी फ्लो करने की क्षमता होती है वो क्या होता है? हमारा फ्लूडिटी होता है। द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स टू फ्लो इज नोन एज फ्लूडिटी। मतलब जिसमें फ्लो करने की क्षमता हो, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारा फ्लूडिटी है।
तो यहाँ पे कौन कौन फ्लो करता है, सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो नहीं करता क्योंकि इसको जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो काफ़ी पास पास है, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो इसमें कौन कौन से फ्लो करेंगे, गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस एंड लिक्विड्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना फिलिंग अ गैस कंटेनर आगे वाले टॉपिक पे। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर में देख लेते हैं क्या पूछ बोला गया है यहाँ पे। अ गैस इज एबल टू फिल द कंटेनर बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर एबल टू वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए वो कोई सा भी कंटेनर जो बड़ा से बड़ा है उसको फिल कर सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काफ़ी हाई है। मतलब जो पार्टिकल्स की मोशन करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा शेप। द एक्सटर्नल फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स शेप। जो हमारा सब्सटेंस होता है सॉलिड, तो इसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है। इसका एक अपीयरेंस होता है, हमें पता होता है कि रेक्टेंगल की शेप में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका अपीयरेंस कहते हैं। द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होते हैं, ड्यू टू विच दे आर क्लोजली पैक्ड सो दे हैव फिक्स शेप। जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते और इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स को मोशन करने में हेल्प करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है, जो मोशन ऑफ पार्टिकल से डिक्रीज होते हैं। इसलिए हमें गर्म खाने से खुशबू जल्दी आती है बजाय ठंडे खाने के। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट डेंसिटी की तरफ। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, बट डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसका क्या होता है, वेट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे इसने बोला जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, गिव रीजन। ए है हमारा, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसने बोला जो गैस के पार्टिकल से कोई से वेसल्स में रखो उसको पूरा भर देते हैं, ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। अ गैस इज एबल टू फिल द कंटेनर बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर एबल टू वाइब्रेट रैंडमली। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, उसके जो पार्टिकल्स आर एबल टू वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। एज रिजल्ट दे फिल अप द वेसल्स कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। तो जो उसके पार्टिकल्स की मोशन है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसको कोई से वेसल्स पे रखेंगे तो एक पार्टिकल्स अगर यहाँ पे भी हो दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पर भी हो तो वो उसको क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। वो कोई सा भी वेसल्स है वो उसको क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की। में हमारा क्या पूछा गया है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसने बोला जिसमें हम जिस कंटेनर में हमने गैस भर रखी है वहाँ पे क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर होता है, ये हमें बताना है। द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ाई पार्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वेरी जो हाई काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी तेज होते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं जो उसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मोशन उसके फास्ट होते हैं और वहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। दे मूव रैंडमली विद हाई स्पीड्स इन ऑल डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, इधर उधर काफ़ी तेजी से घूमते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक पार्टिकल्स यहाँ पे एक पार्टिकल्स यहाँ पे, तो ये आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बनने लगता है। एज ए रिजल्ट अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है। जैसे कि एक पार्टिकल्स यहाँ पे ये हिट करा फिर ये हिट करा, तो यहाँ पे जो वॉल है इस पे यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी पॉइंट में बोला गया था अ गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हम जो है वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं, जो लकड़ी होता है हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो वुडन टेबल की क्या होती है, डेफिनेट शेप भी होती है और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड टेबल आर टाइटली पैक्ड एंड हैव नो इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैंस इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर पाते। मूव नहीं करने की वजह से क्या होता है, उसकी फिक्स शेप होती है और यहाँ पे उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स पहले से ही क्लोज पैक है तो कंप्रेस कहाँ से कर पाएंगे उसको। बट गैस में दूर दूर होते थे तो उसको हम कंप्रेस कर लेते थे। सिंस अ वुडन टेबल हैज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, जैसे कि रिजिडिटी, जैसे कि हमें सॉलिड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो क्या होते थे, कठोर होते थे। उसकी क्या होती थी, फिक्स शेप होती थी, उसका फिक्स वॉल्यूम होता था, ना हम उसको इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते थे। इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं जो वुडन टेबल है वो क्या है, हमारा सॉलिड है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। जैसे कि हम देखते हैं टीवी पे और कहीं देखा होगा यूट्यूब पे, तो होता क्या था, जो टाइल्स होती हैं और जो वुडन ब्लॉक होते हैं वो कराटे एक्सपर्ट ही तोड़ पाते हैं अपने हाथ से, हम जैसे लोग तो नहीं तोड़ पाएंगे। बट एयर में क्या होता है, हम इजिली मूव कर सकते हैं, हवा तो चारों तरफ है, हम अपना हाथ इजिली मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमें रीज़न देना है। पहला पॉइंट है हमारा, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट नॉट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक की बात हो रही है तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है काफ़ी पास पास है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। बट एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसमें एयर गैप होता है काफ़ी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपना हाथ ईजिली मूव कर पाते हैं। Air has very low intermolecular force of attraction. As a result, even small amount of forces can separate air particles. तो इसमें हल्का सा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो एयर पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। वेयर इज इन केस ऑफ सॉलिड्स, वहाँ पे जगह ही नहीं है उनको पार्टिकल्स को मूव करने की, तो वो मूव कहाँ होंगे, यही बताया गया है। तो सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से कर लेना ये वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसमें बोला है जो लिक्विड्स की जो है डेंसिटी वो कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले, बट यहाँ पे सॉलिड्स कौन सा है, यहाँ पे हमारा आइस है, तो इसको बारे में पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस क्यूब्स, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर वैसे हमारा आइस सॉलिड फॉर्म में है बट जो डेंसिटी है वाटर की यहाँ पे ज़्यादा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, पानी की ज़्यादा है और आइस की कम है। तो आइस की डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्लोट करेगा। और यहाँ पे डायग्राम में एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो वाटर की होती है पार्टिकल्स वो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, और आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्पेस बन जाता है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका है, आइस का ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लोट कर रहा है। हायर विल बी द वॉल्यूम लेसर विल बी द डेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे बताया तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है और डेंसिटी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी घट रही है, आइस क्यूब की, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। हैंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर, इसलिए वहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 9 है, ध्यान से देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। तो ये टेम्परेचर्स को हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 300 के और 573 के रखा है, तो के हमारा क्या होता है, के हमारा होता है केल्विन। के क्या होता है हमारा, केल्विन होता है, और केल्विन क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, और हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ध्यान से देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल,
टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए पार्ट में क्या है हमारा 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल में हम क्या करेंगे 300 के पुट कर देंगे। 300 के पुट कर दिया यहाँ पे। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल में हमें नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सी पुट कर देंगे प्लस 273 केल्विन। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे C इक्वल टू 300 माइनस 273 का K हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना निकला इसका, यहाँ पे हमारा निकला 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये। ठीक है, सेम हम बी पार्ट में करते हैं। यहाँ पे बी पार्ट में हमें 573 रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके दिखा देता हूँ मैं। तो बी पार्ट में हमें रखा है 573 इक्वल टू C प्लस 273 के था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 573 माइनस 273। तो यहाँ पे साफ साफ हमारा कितना बच रहा है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना बचा, ध्यान से देखो, कोई गलती मत करना। यहाँ पे हमारा बचा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गया। ये वाला फॉर्मूला हमें मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए अगर हमें सेल्सियस निकालना हो या केल्विन में निकालना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस से हमें पता चलना चाहिए 250 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होगा, जो स्टेट होगी 250 डिग्री सेल्सियस में जो हमारी स्टेट होगी वो हमारी क्या होगी, फिजिकल स्टेट गैसियस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट। ठीक है, और हमारा यहाँ पे बी पार्ट क्या दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें क्या होता है पानी उबलना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जो हमारी फिजिकल स्टेट होगी वो किस में होगी, वो हमारी किस में होगी, लिक्विड में भी होगी और किस में होगी, गैस में भी होगी। क्योंकि वहाँ पे जो पानी है पूरी तरह से उबलता नहीं है, उबलना चालू हुआ। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करती है। क्या काम करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है पानी उबलना स्टार्ट होता है और गैस की फॉर्म में चेंज होने लगता है। तो वो जो पानी होता है अभी तो है लिक्विड फॉर्म में और गैस की फॉर्म में भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों स्टेट काम आएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कुछ पदार्थों के लिए क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहता था। ऐसा क्यों होता था ये हम जान लेते हैं। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज बिकॉज all the heat supplied to increase the temperature and it utilized to supply latent heat of vaporization। ठीक है, यहाँ पे वेपराइजेशन का बोला गया है और मैं यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी बता देता हूँ आपको। ये जो एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे समझोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर में हमने आइस डाल रखी है और नीचे बर्नर से इसे हीट कर रहे हैं, ऊपर हमने थर्मामीटर लगा रखा है टेम्परेचर मापने के लिए। जब हम इसको हीट करेंगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। बट मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ आइस है वो अब भी क्या हुई, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे सारी आइस मेल्ट होगी, फिर जाके इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जब तक इसका टेम्परेचर पूरी तरह से आइस मेल्ट नहीं होती तो वो किस में आ जाता है, वो हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। सेम हमारा यहाँ पे अगर आइस की जगह अगर हम यहाँ पे क्या लें, वाटर लें और नीचे बर्नर लगा के रखें, जब तक वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का बता रहा हूँ मैं, वेपराइजेशन वाले का, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी उबलेगा। तो वहाँ पे गैस में भी चेंज रहेगा और कुछ पानी हमारा वाटर फॉर्म में भी रहेगा। तो वहाँ पे भी क्या वर्क करेगा, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्क करेगा। ठीक है, जो एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है, जो एनर्जी वहाँ पे सप्लाई होती है, तो वो क्या करता है, यूटिलाइज कर देता है। कौन यूटिलाइज कर देता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करता है, यूटिलाइज कर देता है उसको बढ़ने नहीं देता है,
क्योंकि वहाँ पे जो कुछ पदार्थ होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाई, तो जो आइस के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को राइज नहीं करने देते। सेम वहाँ पे जब लिक्विड के पार्टिकल्स होते थे तो वो गैस में पार्टिकल्स में चेंज नहीं होने देते थे। ठीक है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये रोक के रखते हैं और टेम्परेचर राइज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं वो हमें तरीके बताने हैं, मेथड बताना है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। दो तरीके से होंगे, एक तो हमें उसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मान लो हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो उसका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और हमें पता है जब टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है, तो वहाँ पे जो हमारा गैस, जो क्या कहते हैं गैस पार्टिकल्स है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम करना भी जरूरी होता है। When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed into a small volume, and when we also lower its temperature, it gets liquefied। तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद ये क्या होता है, इसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मोशन फ्रिक्शन वर्क करता है, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो टेम्परेचर जैसे हम को लो करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विफाई हो जाएगा। सो वी कैन आल्सो से डेट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, हम दो तरीके से, कंप्रेशन एंड कूलिंग या अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या करा, एक सिलेंडर लिया और एक पिस्टन लिया। सिलेंडर में क्या है, गैसेस पार्टिकल्स है, और ऊपर हमने पिस्टन को पुश करा। पुश करने के बाद जो गैसेस पार्टिकल्स दूर 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 होते हैं वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। पास पास आने के बाद और पास आ जाएंगे, जब हम इसे कूल कर देंगे। जब हम कूल कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसके पार्टिकल्स वो काफ़ी पास आ जाएंगे। तो ठीक है, हम इस तरह से इसमें अप्लाइंग प्रेशर और कूल करके जो उसके जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम एलपीजी में करते हैं और सीएनजी में करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, गर्मी के दिन जो है हॉट ड्राई डे में क्या होता है, गर्मी के दिन जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो ठंडी ठंडी हवा कैसे दे पाते हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पे जो वर्क करेगा वो इवापोरेशन वर्क करेगा, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इवापोरेशन द लिक्विड्स पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। जब वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट बनने लगता है, जैसे कि इवापोरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे पानी है, ये पानी है, और यहाँ पे क्या होता है, धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है, और यहाँ से ये पानी क्या होता है, इवापोरेट चालू होना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग बाग घर के आगे गर्मी के दिन पानी डाल देते हैं, या छत पे क्या होता है, सोने से पहले पानी डाल देते हैं। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि जब वहाँ पे इवापोरेशन होगा, जहाँ पे गर्म हवा टकराने से वहाँ पे क्या होगा, जब वो भाप बनेगी तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर और ह्यूमिडिटी। जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, कम होगा ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है और कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, अगर वहाँ पे हवा में वाटर वेपर की मात्रा कम है तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जो वर्क करता है किस पे काम करता है वो, अगर लार्जर एरिया हो तो लार्जर इवापोरेशन होगा, और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन अगर हवा में कम होगा तो इवापोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, हमारा एयर में क्या है, मॉइस्चर कम है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज लेस। गर्मी के दिन क्या होता है, आसपास के वातावरण में जो होती है वाटर वेपर की मात्रा, जो मॉइस्चर की मात्रा की होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे कूलर में होता क्या है, सो द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर, जो पानी होता है हमारा, जो लगातार गिरता रहता है, या जो वो पानी रहता है, तो वो उसमें होता क्या है, वो इवापोरेट्स होता है लगातार, रैपिडली, मतलब लगातार उसमें क्या होता है, इवापोरेशन का चलता रहता है प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे हमारा इवापोरेशन होगा वहाँ पे हमारा कूलिंग इफेक्ट होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो एनर्जी लेने लगता है अपने आसपास के सराउंडिंग से, और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देने लगता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पोट, या मटका कह सकते हैं इसको हिंदी में, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। इसमें बोला है गर्मी के दिन जो मटके में पानी रखा रहता है वो ठंडा क्यों रहता है। एन अर्थन पोट या मटका कंसिस्ट ऑफ मैनी टिनी पोर्स, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं।
थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पोर्ट एवापोरेट, जो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ से क्या होता है पानी सिप करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है इवापोरेट होने लगता है गर्म गर्म हवा लगने से, जिसकी वजह से जो अंदर पानी होता है वो क्या होता है ठंडा होने लगता है, क्योंकि वो होता है जो इवापोरेट होगा तो सराउंड से एनर्जी लेने लगेगा और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट बढ़ने लगेगा। दिस मेक्स द वाटर इनसाइड द पोर्ट कूल, जैसे कि हमने अभी डेजर्ट कूलर वाले में पढ़ा था। इन दिस वे वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पोर्ट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो होगा क्या, सिंपल प्रोसेस है, मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी निकलता रहता है, जो ये पानी निकलता है वो रैपिडली वहाँ पे क्या होता है इवापोरेट होता है, और रैपिडली इवापोरेट होने के कारण वहाँ पे एक इफेक्ट बढ़ता है, वो क्या होता है हमारा कूलिंग इफेक्ट, जिससे मटके का पानी क्या होता है हमारा ठंडा होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 में पूछा गया है वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। इसमें बोला है अगर अपने अपने हाथ में हम एसीटोन लगा लें या पेट्रोल लगा लें या परफ्यूम लगा लें। एसीटोन क्या होता है हमारा जो नील पॉलिश को रफ करने में भी काम आता है, वो हमारा क्या होता है एसीटोन होता है, और पेट्रोल तो आप जानते ही हैं, और परफ्यूम जो हम लगाते हैं खुशबू के लिए। तो आपने देखा हो कभी कभी हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो हमें वहाँ पे ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल इन नेचर, तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं काफ़ी तेज मूव करते हैं, तो वोलेटाइल इन नेचर है। वैन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन अवर पाम इट एवापोरेट्स रैपिडली, तो इसके जो क्या होते हैं लगातार एवापोरेट्स होते हैं, रैपिडली होते हैं, गैस में चेंज होने लगते हैं। ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक लिक्विड्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये भी क्या करते हैं इवापोरेशन जब वहाँ पे होगा तो अपने सराउंड से एनर्जी लेंगे, जिससे वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट बनने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा द पाम मेकिंग द सराउंडिंग और सरफेस ऑफ द पाम कूल, तो यहाँ पे जो आसपास है जो हमने यहाँ पे लगाया पेट्रोल या एसीटोन या परफ्यूम, तो आसपास भी कूल करेगा और जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पे भी कूल होगा, इसलिए हमें वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है। हैंस अवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम, तो ये भी हमारा इवापोरेशन के कारण होता है, रैपिडली इवापोरेशन के कारण होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नंबर 16 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन ए कप। तो सॉसर माने क्या होता है, जो यहाँ पे कप रखी है इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम सॉसर बोलते हैं, और ये क्या है हमारा कप है। तो इसमें बोला है जो सॉसर में अगर हम इसमें चाय डाल लेते हैं या मिल्क डाल लेते हैं तो थोड़ी देर बाद इसको आसानी से पी लेते हैं, बट अगर हमने चाय इसमें कप में रखी तो इसमें टाइम लगता है ठंडा होने में, ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। हॉट टी और मिल्क हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया इन अ सॉसर देन इन अ कप, तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम यहाँ पे इसमें डालते हैं मिल्क या टी तो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट कप में तो सरफेस एरिया क्या है कम है, इसका इसका जो एरिया है वो क्या है कम है, और सॉसर का जो एरिया है वो बड़ा है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे वर्क करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर इन केस ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया, तो ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा होगा और रेट ऑफ इवापोरेशन वहाँ पे इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जल्दी आने लगेगा, जिसकी वजह से सॉसर में पीने में आसानी होगी। दस द लिक्विड्स कूल फास्टर इन सॉसर देन इन अ कप, ठीक है ये भी इवापोरेशन वाला इफेक्ट आ गया। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन सॉसर देन ए कप, ठीक है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा जिससे सराउंडिंग से वो एनर्जी लेगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट डालेगा, बट कप यहाँ पे सरफेस एरिया में छोटा है जिसलिए वहाँ पे ज़्यादा देर तक टी और मिल्क गर्म रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। 17 में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर, हमें कौन से तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के या सिंथेटिक के, तो हमें ये बताना है। इन समर वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन क्लोथ्स कैन एब्जॉर्ब मोर स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं वो जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जो हमारा पसीना होगा, बट कॉटन क्लोथ्स क्या कर लेते हैं ये जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमोसफियर, तो वहाँ पे क्या होने लगता है ये जो लिक्विड है एक्सपोज होने लगता है, मतलब इवापोरेट होने लगता है। जब यहाँ पे इवापोरेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो ड्यूरिंग दिस इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तो ठीक है तो लिक्विड पार्टिकल्स क्या होंगे अपने आसपास से एनर्जी गेन करेंगे और हमारी बॉडी को क्या करेंगे कूल करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो बाकी के 3 क्वेश्चन पढ़े थे उसी के जैसा ही है, यहाँ पे भी इवापोरेशन और कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ।